फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकार, संविधान के किस भाग में मूल अधिकार दिए गए हैं, किन अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक इनका वर्णन किया गया है, 44वें संविधान संशोधन के पहले मूल अधिकारों की स्थिति क्या थी, 44वें संविधान संशोधन के बाद की क्या स्थिति है, 2002 के 86वें संशोधन के बाद मूल अधिकारों की क्या स्थिति है, मूल अधिकारों को क्या छीना जा सकता है, उनका हनन किया जा सकता है, उनका हनन नहीं किया जा सकता है, मूल अधिकारों में क्या कोई संशोधन हो सकता है या संशोधन नहीं हो सकता है, इससे संबंधित महत्वपूर्ण वाद क्या हैं, इन सभी बातों की चर्चा हम लोग आज के इस वीडियो में करेंगे। आप देख रहे हैं न्यायिक दृष्टि, मैं हूं पवन। तो सबसे पहले अगर इसकी परिभाषा बताई जाए या परिभाषा की बात की जाए तो फंडामेंटल राइट्स या मूल अधिकार का मतलब है कि ऐसा अधिकार जो सभी व्यक्तियों को नैसर्गिक रूप से मिला हुआ है, यानी प्राकृतिक रूप से सभी व्यक्तियों को ये मिला हुआ है। जब इसी बात को संविधान रिकॉग्नाइज्ड कर देता है, उसकी पहचान कर देता है, तो उसे ही हम फंडामेंटल राइट्स के रूप में जानते हैं। यानी हम दूसरे भाषा में कह सकते हैं कि संविधान द्वारा सुरक्षित व्यक्तियों के या नागरिकों के अधिकार को ही मूल अधिकार कहा जाता है। अब यदि हम थोड़ा सा इसके स्ट्रक्चर को देखें और स्ट्रक्चरल वे में अगर इसकी बात करें तो डिफिनीशन के लिए क्या कहा गया कि फंडामेंटल राइट्स आर द बेसिक ह्यूमन राइट्स गारंटेड टू ऑल सिटीजन्स बाय कॉन्स्टिट्यूशन। तो अब सिटीजन्स को भी ये मिले हुए हैं, पर्सन्स को भी मिले हुए हैं। जैसा हम बात करें कि आर्टिकल 14 जो है यानी समता का अधिकार जो है सभी व्यक्तियों को मिला हुआ है, यानी वो चाहे नागरिक हो या अनागरिक हो, विदेशी को भी मिला हुआ है। और हम आर्टिकल 19 की बात करें तो वो केवल नागरिकों को मिला हुआ है। तो दोनों तरह के अधिकार हैं। तो हमें ये समझना होगा कि नागरिक अनागरिक दोनों को मिले हुए ये अधिकार हैं, बेसिक ह्यूमन राइट्स हैं, जिन्हें कॉन्स्टिट्यूशन ने रिकॉग्नाइज कर दिया। अब इसका पर्पज क्या है, उद्देश्य क्या है? टू एंश्योर इंडिविजुअल फ्रीडम, इक्वलिटी, डिग्निटी इन ए डेमोक्रेटिक सोसाइटी, यानी लोकतंत्र में लोगों की समता और गरिमा को, स्वतंत्रता को सुरक्षित करना, यही इनका उद्देश्य है। इसका सोर्स क्या है? इन इंडिया फंडामेंटल राइट्स आर इंश्रिंड इन पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक इनका वर्णन किया गया है। तो यानी हम कह सकते हैं कि इसका सोर्स जो है भारत के संविधान का भाग 3 और अनुच्छेद 12 से 35 तक है। इंस्पायर्ड बाई, यानी कहाँ से इसको प्रेरणा मिली हुई है? तो द बिल ऑफ राइट्स, यूएसए में एक बिल ऑफ राइट्स निर्मित किया गया था, एंड वेरियस इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स, यानी जहाँ जहाँ कहीं भी इंटरनेशनल मैटर्स में ह्यूमन राइट्स की बात आई है वहाँ से हमने इसे अडॉप्ट किया है। अब इसके बाद बात की जाए कि इसकी विशेषताएं क्या हैं, फीचर्स क्या क्या हैं फंडामेंटल राइट्स के। तो दे आर जस्टिफिएबल, कैन बी इन्फोर्स्ड थ्रू कोर्ट्स, यानी ये जस्टिफिएबल हैं, न्याय योग्य हैं और न्यायालय द्वारा इनको लागू कराया जा सकता है। यानी कि अनुच्छेद 32 और 226 के माध्यम से, रिट के माध्यम से आप इनको लागू करा सकते हैं यदि इनका उल्लंघन किया जा रहा है। दे आर प्रोटेक्टेड एंड गारंटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान ने खुद इनकी रक्षा की है और संविधान ने ही आर्टिकल 32 और 26 का उल्लेख किया है कि इनके माध्यम से व्यक्ति इन्हें लागू करा सकता है। दे आर यूनिवर्सल अवेलेबल टू ऑल सिटीजन्स, तो यहाँ सिटीजन्स को ही ये नहीं मिले हुए हैं, व्यक्तियों को भी मिले हुए हैं, लेकिन यूनिवर्सल इस सेंस में है कि सिटीजन को मिले हुए हैं तो सभी सिटीजन्स के लिए हैं। वो रेस, कास्ट, रिलीजन के बेस पे आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, और पर्सन को भी मिले हुए हैं तो उन पर्सन्स में भी इस तरह से आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, यानी ये यूनिवर्सल वे में सभी को मिले हुए हैं। दे आर सब्जेक्ट टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस, यानी ये जो मौलिक अधिकार हमारे हैं ये अनलिमिटेड, अनरिस्ट्रिक्टेड नहीं है, बल्कि सम रिस्ट्रिक्शंस के अधीन ये होते हैं। जैसे अब यदि मुझे बोलने का अधिकार है, लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं बोल सकता कि किसी व्यक्ति की मानहानि हो जाए या न्यायालय का अवमान हो जाए। इसी तरह से मुझे स्वतंत्रता मिली हुई है तो मैं दूसरे की स्वतंत्रता में बाधा नहीं डाल सकता। दे कैन बी अमेंडेड बट नॉट इन वे दैट डिस्ट्रॉयड देयर बेसिक स्ट्रक्चर एज पर केशवानंद भारती स्टेट ऑफ केरला केस, यानी कि इन्हें अमेंड किया जा सकता है, लेकिन इस तरह से अमेंड नहीं किया जा सकता कि कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर ही नष्ट हो जाए। और बेसिक यहाँ अगर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन की बात की जाए तो राज्य की अपनी संप्रभुता, एकता, अखंडता, इस आधार पे, अपराध के उद्दीपन के आधार पे भी इस पर रिस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है। लॉ एंड ऑर्डर के आधार पे रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं। अब इनका अगर क्लासिफिकेशन किया जाए कि कुल कितने प्रकार के फंडामेंटल राइट्स हैं और कितने भागों में इनको विभाजित किया गया है, तो जब बेसिक अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो कुल 7 प्रकार के फंडामेंटल राइट्स हम लोगों के पास थे। 44वें संविधान संशोधन 1978 के पहले 7 मौलिक अधिकार थे, और 44वें संविधान संशोधन के द्वारा, यानी इसके द्वारा
मौलिक अधिकार यानी संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया, उसे संवैधानिक अधिकार बना दिया गया। आर्टिकल 300A में डाल करके उसे यहाँ मौलिक अधिकारों से हटा दिया गया। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि 44वें संविधान संशोधन 1978 के बाद आपके जो मूल अधिकार हैं वो केवल 6 हो गए, और फिर आगे चलकर 2002 में 86वें संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार बना दिया गया, और इसके बाद फिर से अब 7 मौलिक अधिकार हो गए। अब इनको हम लोग अगर कैटेगरी में बांटने की कोशिश करें तो अगर इसकी कैटेगरी की बात करें तो ये कैटेगरी हो गई, ये उससे संबंधित अनुच्छेद हो गए, और उसके क्या उसकी मूल बातें क्या क्या हैं, की प्रोविजंस क्या क्या हैं। तो अब इस संदर्भ में अगर देखें तो राइट टू इक्वलिटी नाम से एक मूल अधिकार आपका है, जिसका वर्णन अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक किया गया है, और इसमें कहा गया इक्वलिटी बिफोर लॉ, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, अबॉल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी एंड टाइटल्स। तो इस तरह से इनको हम लोगों ने कुल 5 अनुच्छेदों में विभाजित किया हुआ है। अब इसके बाद बात की जाए सेकेंड कैटेगरी की, तो राइट टू फ्रीडम यानी स्वतंत्रता का अधिकार, और ये स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से लेकर के 22 तक में वर्णित है। फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन, असेंबली, एसोसिएशन, मूवमेंट, रेजिडेंस, प्रोफेशन, प्रोटेक्शन इन क्रिमिनल केसेस, राइट ऑफ अरेस्टेड पर्सन्स। तो यानी इन रूपों में इनका वर्णन किया गया है, यानी कि किसी भी व्यक्ति को अपने बोलने की आज़ादी होगी, उसे अपनी बात को अभिव्यक्त करने का अधिकार होगा, उसे सभा और एकत्र होने का अधिकार होगा, संघ बनाने का अधिकार होगा। यानी जैसे कि यहाँ हमारे यहाँ पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं तो पार्टी का गठन आप कर सकते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर कोई व्यक्ति जा सकता है, कहीं भी निवास स्थान उसका हो सकता है, निवास कर सकता है वो। अब कुछ जो प्रोविजंस हैं कि आप आदिवासी क्षेत्र में ज़मीन नहीं खरीद सकते, जैसे अभी 2019 के पहले आप जम्मू कश्मीर में नहीं बस सकते थे, तो ये इस तरह के कुछ एक्सेप्शनल केसेस को छोड़ दें आप, तो पूरे भारत में आप कहीं भी जा सकते हैं, आ सकते हैं, वहाँ रह सकते हैं, वहाँ अस्थायी निवास बना सकते हैं। तो इस तरह की बातें की गई हैं। इसी तरह से आप कोई भी व्यापार, आजीविका भी संचालित कर सकते हैं, और क्रिमिनल केसेस में आपके अगेंस्ट कोई मनमाने तरीके से आपके अगेंस्ट कोई प्रोसिक्यूशन ना करे, इसके लिए कुछ उसमें आपके लिए अधिकार दिए गए हैं। अधिकार किस तरह से हैं कि जब तक कोई विधि नहीं होगी, विधि द्वारा कोई परिभाषित अपराध नहीं होगा, तब तक आपको दंडित नहीं किया जाएगा। किसी एक ही अपराध के लिए आपको 2 बार दंडित नहीं किया जाएगा, और आपको अपने ही विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। तो इस तरह के आपके अधिकार दिए गए हैं अनुच्छेद 20 में। फिर 22 में गिरफ्तारी के विरुद्ध अधिकार आपको मिले हुए हैं। अब इसके बाद बात की जाए राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, यानी आपका शोषण करने के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो ये अधिकार हैं अनुच्छेद 23 से 24 तक, और इसमें क्या बातें की गई हैं, प्रोहिबिशन ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग, फोर्स्ड लेबर एंड चाइल्ड लेबर, यानी किसी कल कारखाने में 14 वर्ष से कम के बच्चे को एम्प्लॉयमेंट नहीं दिया जा सकता, किसी से बाध्यता के अधीन काम नहीं लिया जा सकता, और काम लिया जाएगा तो उसे पैसे दिए जाएंगे। इस तरह के रेस्ट्रिक्शंस यहाँ पे लगाए गए हैं। इसके बाद नेक्स्ट राइट है आपका राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, यानी अपने धर्म को मानने, पूजा पद्धति जो आपकी है उसे आप फॉलो करें, इस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगा। राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा, लेकिन वो दूसरों के धर्म में कोई बाधा नहीं डालेगा। फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, फ्री प्रोफेशन एंड प्रैक्टिस ऑफ रिलीजन, फ्रीडम ऑफ मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, यानी आप अपने धर्म से संबंधित जो भी कार्य व्यवहार हैं उन्हें आप मैनेज भी कर सकते हैं। ये सारा अधिकार आपको मिला हुआ है, और ये बातें की गई हैं अनुच्छेद 25 से 28 तक। नेक्स्ट राइट है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, यानी जो माइनॉरिटी ग्रुप्स हैं हमारे, चाहे वो लैंग्वेज के आधार पे, चाहे रिलीजन के आधार पे, वे अपने लैंग्वेज को, अपने कल्चर को बनाए रख सकते हैं, और इसके लिए उन्हें पूरा राइट्स दिया गया है। वो अपने इंस्टीट्यूशंस को इस्टेब्लिश कर सकते हैं और उनको मैनेज कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि अभी अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को लेकर के ये बात चल रही थी कि क्या ये माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है या जनरल इंस्टीट्यूशन है। तो इस तरह की बातें आपको पता हैं कि वो अपने धर्म के अनुसार, अपनी मान्यता के अनुसार, अपनी भाषा को भी प्रोटेक्ट करने का उनको राइट दिया गया है। तो इसके तहत वो इस तरह से अपने इंस्टीट्यूशन और भाषा और संस्कृति को बचाने के लिए उनको अधिकार मिला हुआ है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, ये अपने आप में सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है और ये सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है, और इसे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने कहा था कि ये संविधान की आत्मा और हृदय है, यानी इसके बिना संविधान की जो हमारी कल्पना है, संवैधानिक अधिकारों की कल्पना है, मूल अधिकारों की कल्पना है, वो निरर्थक हो जाएगी अगर ये अधिकार न दिया जाए किसी व्यक्ति को। यानी अधिकार तो आपको दे दिया गया, उसे इन्फोर्स नहीं कर सकते आप, तो उस अधिकार का कोई मतलब ही नहीं है। राइट टू मूव द सुप्रीम कोर्ट फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, ये इसी बात के लिए मिला हुआ है अधिकार
कि आप सीधे सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय में जाकर के अपने अधिकारों का प्रवर्तन करा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आप सबसे बड़े न्यायालय यानी राज्य के सबसे बड़े न्यायालय उच्च न्यायालय और देश के सबसे बड़े उच्चतम न्यायालय में आप सीधे जा सकते हैं। बाकी अधिकारों के उल्लंघन में आप न्यायालयों में जाते हैं, अपने अधिकारों का प्रवर्तन कराते हैं, लेकिन सबसे छोटे न्यायालय से आपकी बात स्टार्ट होती है और तब सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट तक आप पहुंचते हैं। ये अंतर होता है मौलिक अधिकारों के मामले में और सामान्य अधिकारों के उल्लंघन के मामले में। अब इसके बाद अगर कुछ इंपॉर्टेंट केसेस की बात की जाए तो आर्टिकल 14 के लिए जो केस है इक्वलिटी बिफोर लॉ, ईपी रोएप्पा स्टेट ऑफ तमिलनाडु, ये 1974 का सुप्रीम कोर्ट का केस है। और यहाँ पे कहा गया कि इक्वलिटी इज ए डायनेमिक कंसेप्ट विथ मेनी एस्पेक्ट्स एंड डायमेंशंस। यानी इसके पहले जो इक्वलिटी को डिफाइन किया जाता था तो वो एक स्टैटिक फॉर्म में बात की जाती थी, लेकिन इस केस में यहाँ तक आने के बाद कोर्ट ने कहा कि ये इक्वलिटी जिसकी बात हम संविधान में करते हैं वो बदलता हुआ परिदृश्य, बदलती हुई अवधारणा है और समय के साथ इसमें परिवर्तन और बदलाव हो सकता है और इसके बहुत से एस्पेक्ट्स हैं, डायमेंशंस हैं। आर्बिट्रेरीनेस एंड इक्वलिटी आर सॉर्न एनिमीज, यानी एक दूसरे मनमानापन और समानता एक दूसरे के दुश्मन है और दोनों साथ साथ नहीं रह सकते। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि इस केस के बाद यानी 1974 के बाद समानता को लेकर के एक नया दृष्टिकोण स्टार्ट हुआ यहाँ से। अब इसके बाद अगर हम आर्टिकल 19(1)(a) की बात करें तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पे जो केस था मेनका गांधी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, और यहाँ पे फ्रीडम को लेकर के एक नई परिभाषा दी गई। इसके बाद आर्टिकल 21 प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, इसमें भी मेनका गांधी का केस इंपॉर्टेंट है और यहाँ पे कहा गया कि फेयर, जस्ट एंड रीजनेबल लॉ होना चाहिए। केवल लॉ होना ही अपने आप में महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि वो लॉ फेयर, जस्ट एंड रीजनेबल होना चाहिए। इसका मतलब कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ होना चाहिए, जैसा कि यूएस में दिया गया है। तो यहाँ से आकर के आर्टिकल 21 का काफ़ी विस्तार हो गया और इसको हमने अब नए दृष्टिकोण से सोचना स्टार्ट किया। फिर और यहीं पे मेनका गांधी वाले केस में ए गोपालन वर्सेज स्टेट ऑफ मद्रास वाले केस की रूलिंग को ओवररूल कर दिया गया, जहाँ की कहा गया था कि जो लाइफ और लिबर्टी का राइट मिला हुआ है वो एग्जीक्यूटिव यानी कार्यपालिका के विरुद्ध मिला हुआ है, लेजिस्लेटिव जो है वो विधि बना करके उसको कर्टेल कर सकती है। लेकिन मेनका गांधी में आने के बाद कहा गया कि कोई विधि बना के भी कर्टेल नहीं किया जा सकता है, विधि जब तक कि जस्ट, फेयर और रीजनेबल न हो। इसके बाद के.एस. पुत्तास्वामी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, राइट टू प्राइवेसी को लेकर के यहाँ पे बताया गया कि आर्टिकल 21 का ही भाग है प्राइवेसी, और जब तक किसी व्यक्ति को अपने जीवन की महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में गोपनीयता का अधिकार नहीं होगा तब तक उनका जीवन महत्वपूर्ण नहीं है। केवल जीने का मतलब कि पशुवत जीवन नहीं बल्कि गरिमापूर्ण जीवन होना चाहिए, यही बात मेनका गांधी में भी कही गई और इन्हीं बातों को आगे भी दोहराया गया। आर्टिकल 24 राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, एम.सी. मेहता वर्सेज स्टेट ऑफ तमिलनाडु, ये 1997 का सुप्रीम कोर्ट का केस है और यहाँ जो मैटर था वो शिवकाशी मैच इंडस्ट्रीज केस के नाम से भी इसे हम लोग जानते हैं। यानी दक्षिण भारत में जो माचिस के कारखाने हैं वहाँ पे छोटे छोटे बच्चों को लगाया जाता है। तो यहाँ एम.सी. मेहता जी ने एक रिट फाइल की सुप्रीम कोर्ट ने और उन्होंने कहा कि इस तरह की चीज़ों को मना किया जाना चाहिए, अन्यथा बच्चों के साथ ये कहीं ना कहीं उनका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस बारे में बहुत सी गाइडलाइंस इशू की और उनका पालन कराया गया। आर्टिकल 25 फ्रीडम ऑफ रिलीजन, तो जो धर्म की स्वतंत्रता या हमारे सेकुलरिज्म की बात की गई है या पंथ निरपेक्षता की बात की गई है, तो एस.आर. बोम्मई वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, ये 1994 का केस है और इसमें कहा गया कि ये बेसिक स्ट्रक्चर है हमारे संविधान का और इसे किसी भी हाल में हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं। आर्टिकल 32 एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, और इसमें कई प्रकार की रिट्स इशू की जाती हैं और इन्हीं रिट्स के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट इन अधिकारों को का प्रवर्तन कराता है। और इसके बारे में एक केस है चेमेली सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, 1996 का ये सुप्रीम कोर्ट का केस है और यहाँ कहा गया कि राइट टू शेल्टर इज रिकॉग्नाइज्ड एज ए फंडामेंटल राइट्स, यानी जो आश्रय का अधिकार है वो मौलिक अधिकार है। यानी सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 21 के प्रवर्तन का विस्तार करते हुए इस अधिकार को मान लिया कि आर्टिकल 21 का ये पार्ट है और कहीं ना कहीं ये आर्टिकल 32 के तहत याचिका दाखिल करके इस अधिकार की मांग की गई थी और सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 32 के तहत इसे मान्यता दी। और हम लोग बात करें अगर इन रिट्स की, तो हैबियस कार्पस मीन्स कि बंदी प्रत्यक्षीकरण, यानी कि जिस व्यक्ति को कहीं निरोध में रखा गया है तो न्यायालय आदेश देता है कि उसे पेश किया जाए न्यायालय में, शरीर के साथ पेश किया जाए, इसी बात को हैबियस कार्पस के नाम से जाना जाता है।
मैंडेमस का मतलब होता है कि यदि किसी प्राधिकारी ने अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया है तो सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय उसे आदेश देता है कि वो अपने कर्तव्यों का पालन करे। इसी वजह से इसका नाम है मैंडेमस, यानी आज्ञा देना। नेक्स्ट सरसरारी। सरसरारी का मतलब है कि यदि किसी न्यायिक तंत्र ने, यानी चाहे वो पूर्ण न्यायालय हो या अर्ध न्यायिक कोई संस्था हो, और उसने अपने अधिकार से बाहर यानी क्षेत्राधिकार के बाहर जाकर के कोई निर्णय दिया हो तो उस निर्णय को क्वेश करने के लिए ये रिट इशू की जाती है। प्रोहिबिशन यानी कि किसी न्यायिक या अर्ध न्यायिक संस्था में कोई मामला चल रहा हो, यानी न्यायालय या किसी आयोग, या हम कहें कि जैसे आपके ये तमाम जो बनाए जाते हैं अधिकरण, तो इन अधिकरणों में यदि कोई प्रक्रिया चल रही है और वो अपने क्षेत्राधिकार से बाहर की प्रक्रिया हो तो उन्हें रोकने के लिए प्रोहिबिशन, यानी जैसा इसका नाम है प्रतिषेध, तो रोक देना, यानी अभी निर्णय नहीं आया है, कोई जजमेंट नहीं आया है, प्रक्रिया या कार्रवाई को ही रोक देने की बात को हम किस रिट के नाम से जानते हैं, तो प्रोहिबिशन। को वारंटो यानी अधिकार परीक्षा, यानी किसी व्यक्ति ने अपने अधिकार से बाहर या अपनी योग्यता क्षमता से बाहर कोई पद धारण किया हो तो उस व्यक्ति से ये पूछा जाना कि आपने ये पद किस अधिकार, किस क्षमता, किस योग्यता से धारण किया हुआ है। इसी बात को कोवारंटो या अधिकार परीक्षा की रिट के नाम से जाना जाता है। अब इसके बाद अगर हम कुछ रिस्ट्रिक्शंस की बात करें कि मौलिक अधिकारों पर कैसे निर्बंधन लगाए जा सकते हैं, तो राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट, दे आर सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी, सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट एंड सॉवरेनिटी। जैसा कि हम लोगों ने पहले ही चर्चा की कि मौलिक अधिकारों पे इस तरह से रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं, नैतिकता, देश की सुरक्षा, संप्रभुता, लोक व्यवस्था, इस आधार पे। और दूसरा कि सालमन ने और बहुत से दूसरे विधिवेत्ताओं ने ये कहा है कि कोई भी अधिकार ऐसा नहीं है जो कि निरपेक्ष हो, यानी उसके साथ साथ कोई न कोई कर्तव्य लगा होता है, तो अधिकार और कर्तव्य साथ साथ चलते रहते हैं। इसके बाद अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो फ्रीडम ऑफ स्पीच कैन नॉट बी यूज्ड टू स्प्रेड हेट और इंसाइट वायलेंस, यानी आप हिंसा को बढ़ाने के लिए फ्रीडम ऑफ स्पीच का उपयोग नहीं कर सकते हैं या घृणा फैलाने के लिए इसका उपयोग नहीं कर सकते हैं, तो ये उस पर एक तरह से रिस्ट्रिक्शंस हैं। अब इसके बाद क्या फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड किया जा सकता है, तो ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352 में ये बात कही गई कि सर्टेन राइट्स एक्सेप्ट आर्टिकल 20 एंड 21, यानी अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़ करके बाकी मौलिक अधिकारों को राष्ट्रीय आपात के दौरान अनुच्छेद 352 में उन्हें सस्पेंड किया जा सकता है। और इसी तरह की बात जब हम लोगों ने इमरजेंसी की बात देखी थी 1975 और 76 में, तो इसी तरह से फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड कर दिया गया था। और इसी पे एक केस आया था, शिवाकांत शुक्ला वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश का केस था, या हम कहें कि वर्सेज एडीएम जबलपुर के नाम से वो केस था। और वहाँ पे ये माना गया कि इमरजेंसी के दौरान नागरिकों को न्यायालय में जाकर के अपने मौलिक अधिकारों को प्रवर्तन का अधिकार नहीं है। हालांकि बाद में उस जजमेंट को ओवर रूल कर दिया गया पुत्ता स्वामी के केस में, तो अब वो एक अलग विषय हो गया। अब एक दूसरा मैटर आता है कि क्या इसमें अमेंडमेंट किया जा सकता है, मौलिक अधिकारों में अमेंडमेंट हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो अब अमेंडमेंट एंड इवोल्यूशन। 44th अमेंडमेंट 1978 रिस्टोर्ड की फ्रीडम्स curtailed ड्यूरिंग द इमरजेंसी 1975 एंड 77। तो यानी जो मौलिक अधिकारों को सस्पेंड करने की बात इमरजेंसी के दौरान की गई थी उसे फिर से रिस्टोर कर दिया गया। जब दूसरी सरकार आई जनता पार्टी की तो उसने श्रीमती इंदिरा गांधी जी द्वारा लिए गए सभी निर्णयों को लगभग अपास्त कर दिया था। तो वही बात यहाँ पे कही जा रही है कि 44वें संविधान संशोधन द्वारा उसे रिस्टोर कर दिया गया जैसा कि वो पहले मूल संविधान में था। अब दूसरी बात आती है कि जुडिशरी हैज़ एक्सपेंडेड द स्कोप ऑफ राइट्स, फॉर एग्जांपल राइट टू एजुकेशन, यानी वही जैसा कि मैंने पहले उल्लेख किया कि अनुच्छेद 21A के रूप में सबसे पहले सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया था, फिर उस आदेश के पालन में आप कहें या हमारी पार्लियामेंट ने फिर से एक अमेंडमेंट करके कॉन्स्टिट्यूशन में इसे शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बना दिया। क्लीन इन्वायरमेंट को न्यायपालिका ने माना मौलिक अधिकार, प्राइवेसी को न्यायपालिका ने मौलिक अधिकार माना। सुभाष कुमार स्टेट ऑफ बिहार 1991 के मामले में ही राइट टू पोल्यूशन फ्री एयर एंड वाटर इज रिकॉग्नाइज्ड, यानी न्यायालय ने इन्हें मौलिक अधिकार मान लिया कि सभी नागरिकों का अधिकार है कि वो पोल्यूशन फ्री एयर एंड वाटर प्राप्त करें। इस तरह से अगर हम कहें तो संविधान संशोधन के द्वारा भी मौलिक अधिकार बनाए जा सकते हैं
और न्यायपालिका के आदेश से भी मौलिक अधिकारों के रूप में उन्हें चिन्हित या प्राधिकृत किया जा सकता है। अब इस प्रकार अगर दूसरा क्वेश्चन हमारा एक राइज होता है कि क्या मौलिक अधिकारों का संशोधन करके उन्हें हटाया जा सकता है या नष्ट किया जा सकता है, तो पूरी तरह से नष्ट तो नहीं किया जा सकता, लेकिन उसमें संशोधन किया जा सकता है। ये बात कहाँ पे की गई कि केशवानंद भारती के केस में कहा गया कि मौलिक अधिकारों में भी संशोधन हो सकता है, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को नष्ट नहीं किया जा सकता। बेसिक स्ट्रक्चर को बनाए रखते हुए मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है। और इसका उदाहरण हम देख सकते हैं कि हमारा मौलिक अधिकार है समता का अधिकार, लेकिन उस में भी बार बार संशोधन किए गए रिजर्वेशन को लेकर के, और फिर लास्ट जो अमेंडमेंट किया गया EWS को रिजर्वेशन दिया गया 10%, यानी वो संशोधन हो गया। और जो जनरल कैटेगरी के अनरिजर्व कैटेगरी के लोग हैं उनके अधिकारों के साथ कहीं ना कहीं छेड़छाड़ हुई। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि संशोधन किया जा सकता है, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को नष्ट नहीं किया जा सकता है। अब जो भी 50% के रूल हैं या जो भी केस डिसाइड हुए हैं जैसे जैसे उसका पालन आपको करना पड़ेगा, यानी पार्लियामेंट को या एग्जीक्यूटिव को उसका पालन करना पड़ेगा। अब इसके बाद कंटेम्प्रेरी रिलेवेंस, बैलेंसिंग इंडिविजुअल फ्रीडम वर्सेस कलेक्टिव इंटरेस्ट, यानी हमारे जो देश के समाज के समुदाय के इंटरेस्ट हैं और जो व्यक्तियों के अधिकार हैं उनमें कहीं ना कहीं सामंजस्य स्थापित करना पड़ेगा। डिजिटल एज इशू, प्राइवेसी, फ्री स्पीच ऑन सोशल मीडिया, अब इनमें भी एक बैलेंस बनाने की आवश्यकता होगी। राइट ऑफ मार्जिनलाइज्ड ग्रुप, जेंडर, कास्ट, रिलीजन, यानी इन सब के बीच भी एक व्यवस्था स्थापित करनी होगी ताकि सभी चीज़ें सुचारू रूप से चलती रहें। डिस्कशन ऑन क्वेश्चंस, तो अब क्या क्या क्वेश्चंस हैं। व्हाई आर फंडामेंटल राइट्स कॉल्ड द कॉर्नर स्टोन ऑफ डेमोक्रेसी, यानी हम इन्हें लोकतंत्र का आधार स्तंभ क्यों कहते हैं। तो आधार स्तंभ इस वजह से कहा जाता है कि यदि लोकतंत्र का मतलब ही क्या है कि लोगों का शासन लोगों के लिए, तो जब लोगों को कोई अधिकार ही नहीं होगा तो उनका शासन कैसा और उनके लिए शासन कैसा। तो इसलिए मूल बात है कि उनके पास कुछ अधिकार होने चाहिए और वो मूल अधिकार के रूप में होने चाहिए। हाउ डज आर्टिकल 21 एक्सटेंडेड बियॉन्ड लाइफ एंड लिबर्टी, यानी आर्टिकल 21 सबसे छोटा आर्टिकल है जो केवल लाइफ और लिबर्टी की बात करता है, लेकिन उसका विस्तार बहुत ज़्यादा हो चुका है। तो ये बात पूछी जा रही है कि कैसे विस्तार किया जा रहा है। तो कोर्ट के द्वारा किया जा सकता है, न्यायालय के द्वारा और विधायिका के द्वारा भी ऐसा किया जा सकता है। कैन फंडामेंटल राइट्स बी लिमिटेड इन इंटरेस्ट ऑफ नेशनल सिक्योरिटी, क्या देश की सुरक्षा के हित में फंडामेंटल राइट्स को लिमिट की जा सकती है उसकी, या उसे सीमित किया जा सकता है। तो निश्चित किया जा सकता है, जैसा कि आर्टिकल 19 के क्लास 2 में कहा गया है कि इसे निश्चित रूप से सीमित किया जा सकता है। कंपेयर फंडामेंटल राइट्स विद डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी पार्ट 3 और पार्ट 4 में कंपेरिजन अगर किया जाए तो पार्ट 4 भी अपने आप में सिटीजन्स के राइट्स ही हैं और फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 में भी राइट्स ही हैं, लेकिन हम पार्ट 3 के राइट्स को सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स कहते हैं और पार्ट 4 को हम सोशल एंड इकोनॉमिक राइट्स कहते हैं। और जो पार्ट 3 के राइट्स हैं वो जब आपका संविधान लागू हुआ उसी समय आपको दे दिए गए थे, लेकिन पार्ट 4 के राइट जो हैं वो राज्यों के ऊपर छोड़ा गया कि वो जब नीतियां बनाएंगे तो धीरे धीरे अपने संसाधनों के अनुसार उसका पालन करते जाएंगे और धीरे धीरे नागरिकों को वो अधिकार मिल जाएंगे। और आप देख रहे हैं आज कि न्यायालयों के माध्यम से और खुद पार्लियामेंट ने भी बहुत से अधिकारों को मौलिक अधिकार घोषित कर दिया और वो नागरिकों को अब धीरे धीरे दिए जा रहे हैं। अब अगर हम कंक्लूजन की बात करें तो फंडामेंटल राइट फ्रॉम द बेडरॉक ऑफ डेमोक्रेसी, यानी वही जो बात हम लोगों ने ऊपर कही कि ये उसके आधार स्तंभ हैं और इसके बिना डेमोक्रेसी नहीं चल सकती है। दे प्रोटेक्ट इंडिविजुअल्स अगेंस्ट आर्बिट्रेरी एक्शन ऑफ द स्टेट, यानी राज्य के मनमाने जो एक्शन है या कार्रवाई है उसके अगेंस्ट ये सुरक्षा प्रदान करते हैं। ए वाइब्रेंट डेमोक्रेसी डिपेंड्स ऑन द अवेयरनेस एंड एक्सपीरियंस ऑफ दीज राइट्स बाई सिटीजन्स, यानी एक जीवंत जो हमारा लोकतंत्र है वो नागरिकों के जागरूकता और उनके द्वारा अधिकारों के उपयोग पर ही निर्भर करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि यदि नागरिक जागरूक नहीं होगा, उसे पता नहीं होगा कि वो अपने अधिकारों का प्रयोग कैसे करे और अधिकार उसके पास होंगे नहीं, उनका प्रयोग नहीं करेगा। अब जैसे हम एक एग्जाम्पल लें, उसके पास वोट देने का अधिकार है, लेकिन अपने इस अधिकार के प्रति वो जागरूक नहीं है, केवल एक भेड़ बकरियों की तरह, जानवरों की तरह या मशीन की तरह जाकर के वो बटन दबा दे केवल, तो फिर डेमोक्रेसी का कोई मतलब नहीं है। मतलब तभी निकलेगा जब वो अवेयर हो, जागरूक हो अपने अधिकारों के प्रति और अपने अधिकारों का उचित उपयोग करे। तो आज के इस टॉपिक में हम लोगों ने मोटे तौर पे सिर्फ फंडामेंटल राइट्स को कवर किया है, क्योंकि इस तरह से भी कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं केवल फंडामेंटल राइट्स के रूप में, तब आपको इसी तरह से सतही तौर पे सभी फंडामेंटल राइट्स का जिक्र करना होता है और कुछ केसेस का जिक्र करना होता है।
लेकिन अब आगे चल कर हम लोग एक एक फंडामेंटल राइट्स को डीप डिटेल में चर्चा करेंगे। और इस तरह के वीडियो में आपका कोई सुझाव हो, ये पसंद आया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। और निश्चित रूप से ये रिक्वेस्ट है हमारी कि आप अपने सुझाव दें कि इस वीडियो में और क्या संशोधन, परिवर्तन या इसका और क्या इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है, और आपको और किस तरह की वीडियो चाहिए, उस पर भी हम लोग वीडियो आगे बनाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।